अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये पार्ट 2 है ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। पहले हमने फीमेल्स में डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट की बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट इन द मेल। तो सबसे पहले हमारे पास है 46XY-DST। मेल्स में क्या कॉज होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब देखिए, स्टोरी कुछ यूँ होती है कि एम्ब्रियो लाइफ में बेबी में होते हैं गोनैड्स। अगर जीनोटाइप XY है तो गोनैड्स बन जाएंगे इनटू टेस्टिस। अगर जीनोटाइप XX है तो गोनैड्स बन जाएंगे इनटू ओवरीज। क्योंकि जीनोटाइप XY है तो गोनैड्स बन जाएंगे टेस्टिस में। अब वुल्फियन डक्ट भी मौजूद होती है और मलूरियन डक्ट भी मौजूद होती है। टेस्टिस जैसे ही बने वो रिलीज करना शुरू कर देंगे मलूरियन डक्ट इनहिबिटरी हार्मोन। मलूरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगी, जो कि मेल्स में करनी चाहिए। यूट्रस नहीं बनेगा, सर्विक्स नहीं बनेगा, फैलोपियन ट्यूब नहीं बनेगी, अपर वेजिना नहीं बनेगा। सो एक बात तो ये तय है कि कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में यूट्रस नहीं होगा। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? तो वैसे भी मेल्स में नहीं होता, लेकिन क्योंकि कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम वाला मेल फिनोटिपिकली फीमेल लग रहा होता है, तो घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये मेल है, तो वो उसको रेस कर रहे होते हैं एज अ फीमेल। तो वो किस शिकायत के साथ आएंगे कि जी हमारी बच्ची को पीरियड्स नहीं हो रहे, तो असल में वो होता ही मेल है, उसको पीरियड्स तो आ ही नहीं सकते, तो यूट्रस नहीं होगा। पहली बात आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, इस डिजीज़ में क्या होता है कि टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर रहे होते हैं एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन्स एक्ट करते हैं ऑन द वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट पे जब एक्ट करेंगे तो वुल्फियन डक्ट विल कन्वर्ट इनटू एपिडिडमस, वास डेफरेंस, एजैक्युलेटरी डक्ट एंड सेमिनल वेसिकल। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में रिसेप्टर्स ही मौजूद नहीं होते, यानी एंड्रोजन को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स ही नहीं होते, एंड्रोजन एक्ट ही नहीं करता। एंड्रोजन वुल्फियन डक्ट पर एक्ट नहीं कर सकेगा तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स नहीं बनेंगे मेल के, वो फिनोटिपिकली फीमेल जैसे होंगे, फीमेल लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। यही एंड्रोजन्स जो हैं वो ब्रेस्ट पर एक्ट नहीं कर सकेंगे, तो प्यूबर्टी में ब्रेस्ट रिग्रेस नहीं करेगी, ब्रेस्ट मौजूद होगी। यही एंड्रोजन्स जो हैं क्योंकि रिसेप्टर्स नहीं है तो ये एक्ट नहीं करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो फेशियल हेयर्स नहीं होंगे, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स नहीं होंगे। अगर कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है तो हेयर्स एब्सेंट होंगे, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स जो है वो नहीं होंगे। सो कितना आसान है, अगर आपको पता हो कि वजह क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो साइन और सिम्टम्स आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। सो इन अ नटशेल इट इज़ वेरी इजी। क्या होगा कि फिनोटिपिकली फीमेल होगी, जीनोटाइप मेल वाला होगा, टेस्टिस मौजूद होंगी, ब्रेस्ट मौजूद होगी, हेयर्स मौजूद नहीं होंगे। सो इसका केस कैसे आता है, कैसे एमसीयू में पता चलेगा कि कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी की बात हो रही है? तो पेशेंट को प्राइमरी एमोनोरिया की कंप्लेन होगी और इसके अलावा आर्मपिट प्यूबिक हेयर्स मौजूद नहीं होंगे, ये आपने बात याद रखनी है। प्यूबर्टी पर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, सो ब्रेस्ट विल बी डेवलप। शॉर्ट ब्लाइंड वेजिना होगी लेकिन यूट्रस मौजूद नहीं होगी, आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। देखिए, क्योंकि वुल्फियन डक्ट नहीं है तो टेस्टिस एबनॉर्मल जगह पे होंगी, यानी या तो वो एब्डोमेन में ही होंगी। यू विल बी फेल्ट देम एट फ्लैंक एरिया और द इलियक एरिया और इन द इंग्वाइनल कैनाल दे विल बी प्रेजेंट एज और विद द इंग्वाइनल हर्निया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। एक पेशेंट आई है प्राइमरी एमनोरिया के साथ, आपने एग्जामिनेशन किया, आपको इंग्वाइनल किनाल पर एक मैस फील हो रहा है, तो आपने कहना है कि जी ये कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। अगर एक पेशेंट प्राइमरी एमनोरिया के साथ आई है, आपको इलियक मैस फील हो रहा है, तो आपने सोचना है कि ये कहीं टेस्टिस तो नहीं है, तो दैट विल बी कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। यही आपके पेपर में पूछा जाना है। अब देखिए, क्योंकि टेस्टिस मौजूद होते हैं मोस्टली इन द एब्डोमेन, तो आपने इनको रिमूव करना होता है, यही आपने पेशेंट से कहना होता है, क्योंकि टेस्टिकुलर न्यूप्लेजिया कॉमन हो जाता है स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स। तो प्यूबर्टी के बाद यू हैव टू रिमूव इट स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स। प्यूबर्टी से पहले रिमूव नहीं करना, राइट? और आपने इनको रेज करना है एज अ फीमेल। आगे बस है एंड्रोजन सिंथेसिस डिसऑर्डर, कि एंड्रोजन के ना बनने से कैसे मेल में DST होता है।
देखिए फीटल लाइफ में या बर्थ पर या इन अर्ली लाइफ टेस्टोस्टेरॉन फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेस। और क्या करेगा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन? इट विल कॉज विरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के फिनोटाइप मेल जैसी लगे। लेकिन अगर फीटल लाइफ में या बर्थ पे अगर 5 अल्फा रिडक्टेस की डेफिशिएंसी होगी तो टेस्टोस्टेरॉन विल नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन or dihydrotestosterone will not cause the virilization of external genitalia. So it is easy to understand कि 5 अल्फा रिडक्टेस की डेफिशिएंसी होगी तो डाईहाइड्रोस्टेरोन बना ही नहीं है, विरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हुई नहीं है। जब पैदाइश हुई बेबी की तो हम कहते हैं मुबारक हो, आपके घर में बेटी पैदा हुई है, क्योंकि फिनोटाइप जो है उसकी फीमेल जैसी है या एम्बिगुअस टाइप है। पेरेंट्स होंगे वो कंफ्यूज होंगे या वो कह देंगे जी बेटी है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी होगी विरलाइजेशन हो जाएगी। क्यों? टेस्टोस्टेरोन सर्च होगा, एंड्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिव होंगे, एकदम से विरलाइजेशन होगी, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनेंगे। तो आप अक्सर क्या सुनते हैं कि फलां के घर में बेटी थी जो अचानक से लड़के में कन्वर्ट हो गई है, उसकी दाढ़ी निकल आई है, उसकी आवाज़ भारी हो गई है, उसको पेट में शदीद दर्द हुई थी, ऑपरेशन हुआ, वो लड़का बन गई है। वो असल में यही होता है, एंड्रोजन सेंसिस डिसऑर्डर होता है। प्यूबर्टी में वो मेल प्रॉपर उसकी फिनोटाइप मेल जैसी हो जाती है, बेसिकली वो होता मेल ही है। ऐसा नहीं होता कि पैदाइश पे वो फीमेल थी और वो मेल बन गई है, उसके जीनोटाइप मेल वाला ही होता है। आगे हमारे पास है गोनाडल डिसजेनेसिस। अगर मेल्स में गोनाडल डिसजेनेसिस हो तो क्या पिक्चर होती है? हमें पता है कि इन मेल्स गोनाड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू टेस्टिस मेनली ड्यू टू द SRY जीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द Y क्रोमोसोम। इसके अलावा भी जीन्स होते हैं बट मेन SRY जीन होता है। इसमें क्या होता है कि SRY जीन एक्टिवेट नहीं होता या इसमें एरर होता है या बाकी जीन्स में, जिसकी वजह से गोनैड्स टेस्टिस में कन्वर्ट नहीं होते। और ये गोनैड्स ओवरीज में भी कन्वर्ट नहीं होते बिकॉज ओवरीज में कन्वर्ट होने के लिए जीनोटाइप शुड बी लाइक फीमेल, मीन 2 एक्स होने चाहिए। क्या बन जाएगा? स्ट्री गोनैड्स यानी फंक्शनलेस गोनैड्स बन जाएंगे जो कि ना ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, ना ही टेस्टोस्टेरॉन, ना एंटी मुलेरियन हार्मोन। जब टेस्टोस्टेरॉन नहीं प्रोड्यूस होगा तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया विल बी लाइक फीमेल्स, इसीलिए ये फिनोटिपिकली फीमेल्स की तरह होते हैं। इसके अलावा क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं है तो क्या होगा कि मुलेरियन डक्ट डिग्रेस नहीं होगी, यानी इस मेल में यूट्रस मौजूद होगा, सर्विक्स मौजूद होगा, अपर वेजिना मौजूद होगी, क्योंकि टेस्टिस नहीं है, एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। अब देखिए जब ये गोनैड्स टेस्टिस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ओवेरियन डिटर्मिनेशन अकर होगी, ओवरीज में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे क्योंकि इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो ये ओवरीज में भी कन्वर्ट नहीं हुए, ये टेस्टिस में भी कन्वर्ट नहीं हुए, तो इसीलिए ये ईस्ट्रोजन भी रिलीज नहीं कर सकेंगे। अब ये गोनैड्स ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं कर रहे तो जिसकी वजह से हालांकि यूट्रस मौजूद है पीरियड्स नहीं होंगे। पीरियड्स नहीं होंगे मतलब प्राइमरी एमेनोरिया होगा। और ब्रेस्ट जो है वो हो भी सकती है या पुअरली डेवलप हो सकती है। ब्रेस्ट क्यों होगी? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ब्रेस्ट को रिग्रेस नहीं करेगा। पुअरली डेवलप क्यों होगी? क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं है, वो उसको प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सकेगा। तो ब्रेस्ट जो है वो प्लस माइनस है इसके अंदर, या सही डेवलप होगी या पुअरली डेवलप होगी। पीरियड्स नहीं होंगे, यूट्रस मौजूद होगा। अब गोनाडल डिसजेनेसिस के सिंड्रोम को बोलते हैं सायर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन होती है, जीनोटाइप जो है वो XY होती है लेकिन दे लुक लाइक फीमेल, फिनोटाइप इज XX, यूट्रस प्रेजेंट होगा, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, अल्ट्रासाउंड में स्ट्री गोनैड्स आपको मिलेंगे। जब हम एंजाइम्स चेक करवाएंगे तो गोनैडोट्रोफिक्स यानी कि FSH और LH ज़्यादा होगा, जबकि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होगा। अगर देखा जाए तो ये पिक्चर जो है अगर जीनोटाइप हम निकाल दें तो टर्नर सिंड्रोम में भी ऐसा होता है कि पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया होता है, यूट्रस प्रेजेंट होती है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स मौजूद होते हैं, अल्ट्रासाउंड पर स्ट्री गोनैड्स होते हैं,
जब हम चेक करवाते हैं तो FSH LH जो है वो ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। तो मेनली हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सायर सिंड्रोम को फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम के अपने फीचर्स होते हैं, शॉर्ट हाइट, वेब नेक, शील्ड चेस्ट, उसके टिपिकल फीचर्स जो हैं वो सिनेरियो में ऐड होंगे। इसके अलावा उसमें शॉर्ट हाइट है, ये क्योंकि जीनोटाइप इसका XY है तो इसमें टॉल स्टेचर होगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो ये 2-3 वर्ड्स हैं जिससे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? हम कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग से हमें पता चलेगा कि ये सायर सिंड्रोम है या फिर ये टर्नर सिंड्रोम है। आगे है 46XX एंड 46XY DST। इसमें क्या होता है कि गोनैड्स में बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यू मौजूद होता है, ये रेयरेस्ट फॉर्म होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें एम्बिगुअस होगा और मोस्टली कैरियोटाइप XX होती है 71%, ये भी एक दफ़ा MCQ आया हुआ था। मोज़ेक आपको मिल सकता है XX XY यानी दोनों 20% या XY 7%। द कॉज इज अननोन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने पार्ट 1 भी इसका सुनना है, ये पार्ट 2 है। कोई पॉइंट समझ ना आए यू कैन आस्क इन द ग्रुप, और जो मैंने ऑडियो आपसे शेयर की है यू हैव टू लिसन दैट फॉर क्विक रिकैप।